नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज़ में व्यस्त भी होंगे। अच्छी बात भी है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कुछ हेलमिंथ डिजीजेज को, जिनमें से हमने देखा था टीनियसिस को और सिस्टिसर्कोसिस को। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कुछ बची हुई हेलमिंथ डिजीजेस को और साथ ही मौका मिला तो कुछ अन्य वायरल डिजीज को भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस लेक्चर को। क्लियर। तो सिंपली यहाँ पर आप देखें क्या कहानी बनने जा रही है उसको आप समझें। तो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं किसको, एस्केरियासिस को। सबसे पहले हम लोग लेंगे एस्केरियासिस को। अब देखना होगा हमें कि ये एस्केरियासिस किसके द्वारा होता है। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पैथोजन कौन है। तो पैथोजन की बात तो भाई सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है। अब सवाल उठता है कि जो एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स है इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या करता है, कैसे डिजीज, ये कहाँ का पैथोजन है। तो इसमें आप देखेंगे छोटी आंत्र का गुहीय अंतःपरजीवी। अब गुहीय अंतःपरजीवी का अर्थ ये होता है कि सीलोजोइक एंडोपैरासाइट। सीलोजोइक का अर्थ होता है कि जो छोटी आंत्र की भीतर गुहा है उस गुहा में रहेगा, उस कैविटी में रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आप देखिए कि मान लीजिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी है, सपोज करिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ऐसे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो कैविटी है ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन की मान लीजिए दीवार हो गई। तो यहाँ पर ये एस्केरिस यहाँ पर कैविटी में रहेगा, गुहा में रहेगा। ठीक है ना। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि सीलोजोइक एंडोपैरासाइट। सीलोजोइक एंडोपैरासाइट। क्लियर। अब सवाल उठता है कि ये संक्रमण कैसे करता है या इन्फेक्शन कैसे करता है। तो सिंपली आप देखेंगे संक्रमण की बात करेंगे तो इसकी संक्रामक अवस्था द्वितीय प्रावस्था के लार्वा से युक्त मैमिलेटेड अंडा होता है। ठीक है ना। आइए हम बात करेंगे उसकी। तो आप देखेंगे संक्रामक प्रावस्था द्वितीय प्रावस्था के रेब्डिटिफॉर्म लार्वा से युक्त मैमिलेटेड अंडा है।
अंडा है जो मिट्टी में प्रथम मॉल्टिंग, फर्स्ट मॉल्टिंग या कह लिए मॉल्टिंग को आप हिंदी में क्या कहते हैं, याद कीजिए आप लोग, हिंदी में क्या कहते हैं उसे, तो निर्मोचन कहा जाता है, ठीक है ना। प्रथम निर्मोचन के पश्चात ये प्रावस्था विकसित होती है, जो मृदा में फर्स्ट मॉल्टिंग के बाद विकसित होती है। आप कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आई, तो इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे, जैसे इसे सपोज करिए एस्केरिस का ये जाइगोट है, तो जाइगोट के जस्ट बाहर बच्चों यहाँ पर आप देखिए कि 3 लेयर पाई जाती है। जैसे आप देखिए एक लेयर हो गई, इस तरह से आपने देख लिया, एक लेयर हो गई, और फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक दूसरी लेयर भी यहाँ पर पाई जाएगी। आप देखेंगे और फाइनली एक थर्ड लेयर भी पाई जाएगी यहाँ पर, कुछ इस तरह से। ये थर्ड लेयर पाई जाएगी और इसी तीसरी लेयर का ये जो फैलाव है ये इस तरह से यहाँ पर पाया जाता है। कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे, ऐसे ये 3 लेयर पाई जाती है और ये उभार होते हैं अंडे के ऊपर, इसीलिए इसको मैमिलेटेड अंडा कहा जाता है। तो इस जाइगोट से क्या होगा, इस जाइगोट से आगे चल करके बच्चों यहाँ पर लार्वा विकसित हो जाता है। क्या विकसित हो जाएगा जी, लार्वा विकसित हो जाएगा ये। अब इसी लार्वा का जब मॉल्टिंग होगा, जब ये लार्वा मल के द्वारा, रोगी के मल के द्वारा बाहर निष्कासित किया जाएगा, सॉइल में पहुंचेगा, मिट्टी में पहुंचेगा, तो मिट्टी में जब इसे कम तापमान मिलेगा, क्योंकि मानव शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बाहर आकर के इसे जब कम तापमान मिलेगा तब यह अपने बाहर की क्यूटिकल को हटा देगा, अपने बाहर ऊपर की जो क्यूटिकल लेयर है इसके, उस क्यूटिकल को ये हटा देगा और बाहर आ जाएगा। तो इस क्यूटिकल को हटाए जाने की प्रक्रिया को कहते हैं निर्मोचन। तो आप देखिए कि प्रथम निर्मोचन की बात करेंगे हम लोग, तो प्रथम निर्मोचन या फर्स्ट मॉल्टिंग की बात करेंगे। तो फर्स्ट मॉल्टिंग की बात करें हम लोग, तो इसमें आप देखेंगे कि क्या कहानी बनने जा रही है। तो इसमें आप देखेंगे आप देखिए ये दूसरी प्रावस्था का लार्वा हो गया, और इसी के ऊपर आप देखिए ये आई पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये सेकेंड लेयर आ गई, ठीक है ना जी, और इसके बाद में फाइनली ये रही थर्ड लेयर। अब देखिए इस प्रावस्था में भी आप देख सकते हैं
आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है ना कि अब देखिए इस अंडे पर भी बाहर उभार है, इसलिए इसको भी मैमिलेटेड अंडा कहेंगे। लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेज का लार्वा था, ये क्या था? फर्स्ट स्टेज लार्वा, और ये है मैमिलेटेड एग। लेकिन ये क्या है? दिस वन इज द सेकेंड स्टेज लार्वा, या इसे कहते हैं सेकेंड स्टेज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। और ये है, आप देखेंगे, मैमिलेटेड एग। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा एग संक्रामक है, यह एग या यह एग, तो आप कहेंगे यह एग संक्रामक होगा जिसके भीतर सेकेंड स्टेज रैबिडिटीफॉर्म लार्वा पाया जा रहा है, एस्केरिस का। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, आप ये पूछेंगे कि सर ये बताइए कि अगर ये भी तो संक्रामक हो सकता है, ये भी तो मानव के मल में निष्कासित हुआ है, तो मक्खियों या सब्जियों के माध्यम से दूसरे मनुष्य की आहार नाल में ये भी पहुंच सकता है। यस, ये पहुंच जाएगा। और वहां पर आप ध्यान दीजिए कि वहां पर इसकी ये कवरिंग लेयर भी टूट जाएगी, लेकिन ये जो फर्स्ट स्टेज का लार्वा है, यह 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपना निर्मोचन नहीं कर पाएगा। इसीलिए मानव शरीर में अगर ये लार्वा पहुंच जाएगा तो इसके मॉल्टिंग के लिए कम तापमान चाहिए, जो मानव शरीर में नहीं मिलेगा, और ये उसी अवस्था में बना रहेगा और फाइनली मल के द्वारा निष्कासित हो उठेगा। लेकिन जब ये पहुंचता है मानव शरीर में संक्रमण के साथ, तो इसके विकास के लिए, इसके निर्मोचन के लिए, अगले मॉल्टिंग के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर सुटेबल होता है। समझ रहे हैं ना? और इसीलिए ये छोटी आंत में पहुंचकर आंत की दीवार में पहुंच जाता है। आंत की दीवार से ब्लड के माध्यम से होते हुए ये हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा लीवर में जाएगा, लीवर से फिर हिपैटिक वेन में जाएगा, हिपैटिक वेन से आगे यह कहाँ पहुंच जाएगा? इंफीरियर वेना कावा में पहुंचेगा, फिर वहाँ से राइट एट्रियम में पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, पल्मोनरी एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में पहुंच जाएगा, और लंग्स में ब्लड कैपिलरी से बाहर निकलकर लंग एल्वियोली में पहुंच जाएगा ये स्टेज। और लंग एल्वियोली में अपनी दूसरी मॉल्टिंग करेगा, थर्ड स्टेज लार्वा बनेगा, फिर तीसरी मॉल्टिंग करेगा, फोर्थ स्टेज लार्वा बनेगा, और यह फोर्थ स्टेज लार्वा लंग एल्वियोली से ऊपर की ओर मूव करेगा, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई, ट्रैकिया से होते हुए ये पहुंच जाएगा फेरिंग्स में, और वापस लौटेगा ईसोफेगस की ओर, और फिर आमाशय और स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अपनी लास्ट मॉल्टिंग परफॉर्म करेगा, चौथी मॉल्टिंग, और चौथी मॉल्टिंग के बाद ये वयस्क में विकसित हो जाएगा, और वयस्क में विकसित होकर ये उत्पन्न करेगा एस्केरियोसिस रोग के लक्षणों को, जो लक्षण हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो इतनी बात आप यहाँ पर समझिए। तो आपने देख लिया क्या? संक्रमण देख लिया, मैमिलेटेड एग देख लिया, सेकेंड स्टेज लार्वा देख लिया। आइए आगे की बात करते हैं। और बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसके रोगजनकता से संबंधित पॉइंट को। अर्थात पैथोजेनेसिस, और पैथोजेनेसिस का अर्थ क्या हो जाएगा?
रोगीय लक्षणों का विकास या रोग का विकसित होना। तो रोग के विकसित होने की प्रक्रिया अगर हम लोग देखें तो सिंपली आप देखेंगे संक्रमण हुआ तो मैमिलेटेड अंडा, अंडे का आवरण छोटी आंत्र में, अंडे के आवरण का छोटी आंत्र में नष्ट होना। अब अगर ऐसा हुआ तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप सीधे कहेंगे द्वितीय प्रावस्था के लार्वा का मुक्त होना। अब ये प्रवेश करेगा कहाँ, प्रवेश करेगा छोटी आंत्र की दीवार में। दीवार में और यहां से जाएगा मेसेंटेरिक वेन में, मेसेंटेरिक शिरा में, फिर यकृत निर्वाहिका शिरा में, ध्यान दें यकृत निर्वाहिका शिरा में। अब यकृत निर्वाहिका शिरा से ये कहाँ जाएगा, तो आप सिंपली कहेंगे यकृत में, और यकृत से आप देखें यकृत से आगे जो शिरा जाती है तो आप कहेंगे यकृत शिरा में, और यकृत शिरा से दायां अलिंद, अलिंद, और फिर इसके साथ आप देखेंगे दायां निलय, दाएं निलय में पहुंचेगा, और दाएं निलय से आप देखेंगे फुफ्फुसीय, धमनी से होते हुए फेफड़ों की केशिकाओं में, ध्यान दीजिए केशिकाओं लिखा है मैंने, इसको आप प्लीज़ कोशिकाओं नहीं समझिएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोशिकाओं समझेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो केशिकाओं का अर्थ है, यहाँ पर आप देखेंगे मैं लिख देता हूँ कैपिलरीज में, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ से जाएगा कहाँ, वायु
कूपिकाओं में आप ध्यान दीजिएगा, कहां पर? वायु कूपिकाओं में। अब वायु कूपिकाओं में क्या होगा? अब दूसरी और तीसरी मॉल्टिंग हो जाएगी। सेकेंड एंड थर्ड मॉल्टिंग यही हो जाएगी वायु कूपिका में। अब यहां अगर दूसरी मॉल्टिंग हुई तो तृतीय प्रावस्था का लार्वा, और तीसरी मॉल्टिंग हुई तो चतुर्थ प्रावस्था का लार्वा। तो यहां पर आप देखेंगे, सिंपली आप कहेंगे चतुर्थ प्रावस्था का लार्वा। इसको भी आप रेबडिटी फॉर्म लार्वा कह सकते हैं, क्योंकि आपने एस्केलमेंथीज फाइलम को पढ़ते समय पढ़ा होगा कि एक रेबडाइटिस नाम का फ्री एस्केलमेंथ होता है और बहुत छोटा सा होता है, जिसे कहते हैं रेबडाइटिस। बहुत छोटा सा पिन के साइज का होता है, और इसीलिए पिन की आकृति का होने के कारण होता है वो रेबडाइटिस, और उसी रेबडाइटिस के जैसे ये लार्वा दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको रेबडिटी फॉर्म लार्वा कहते हैं, अर्थात रेबडाइटिस के जैसे लार्वा। क्लियर? तो अब ये लार्वा कहाँ आएगा? तो आप देखेंगे ये प्रवेश करेगा श्वसनिकाओं में, और यहां से आगे देखिए ये आएगा श्वसनियों में, आगे ट्रेकिया में, और फिर आगे ग्रसनी में, और यहां पर आप देखेंगे भोजन नली, आमाशय में, और यहाँ आमाशय से आएगा ये छोटी आंत्र में, और यहीं पर होगी फोर्थ मॉल्टिंग। अब ये फोर्थ मॉल्टिंग के बाद में क्या करेगा? ये डेवलप कर जाएगा वयस्क एस्केरिस, जो रोगीय लक्षणों को जन्म देता है। ये कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना? तो ये जो इसका रास्ता है ये आपको पता होना चाहिए, और ये पता है तो इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछता है कि एस्केरिस के जीवन चक्र में, ध्यान दीजिए, एस्केरिस के जीवन चक्र में कितनी बार निर्मोचन होता है? तो आप कहेंगे 4 बार। पहला निर्मोचन मिट्टी में होता है, मानव शरीर के बाहर। दूसरा और तीसरा निर्मोचन संक्रमित व्यक्ति के वायु कूपिकाओं में होता है, फेफड़ों के वायु कूपिकाओं में। और चौथा निर्मोचन या फोर्थ मॉल्टिंग उसी संक्रमित व्यक्ति के स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत्र में होता है, जिसके माध्यम से यह वयस्क में विकसित हो पाता है। और वयस्क में विकसित होकर के यह क्या करता है? रोगीय लक्षणों को जन्म देता है। एक बात आपको और देखना होगा कि क्या इस एस्केरिस के जीवन चक्र के लिए 2 जातियों के पोषद आवश्यक होते हैं या एक जाति के पोषद? तो आप कहेंगे एक ही जाति का पोषद आवश्यक है। अतः एस्केरिस डाइजेनेटिक एंडोपैरासाइट है या मोनोजेनेटिक? तो आपका जवाब होना चाहिए कि मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। क्लियर है ना? तो इस तरह से, और अब इसके बाद आइए हम लोग देखेंगे आगे रोगीय लक्षणों को। ठीक है, तो स्टार्ट करें। इन रोगीय लक्षणों की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए हो सकती है आंतरीय अवरुद्धता,
अपच, कमजोरी, व रक्ताल्पता। रक्ताल्पता अर्थात यहाँ पर हो जाएगा, आप देखेंगे एनीमिया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं भूख न लगना, अर्थात एनोरेक्सिया, समझ रहे हैं ना, भूख न लगना एवं एनोरेक्सिया। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये कहानी हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि आंतरिक अवरुद्धता, अपच, कमजोरी, रक्ताल्पता, भूख न लगना और क्या, तो और आप देखेंगे पेशियों में ऐंठन, और इसे कहते हैं कन्वल्सन। तथा यहाँ पर आप देखेंगे त्वचा पर एलर्जी के लक्षण, अर्थात इसे आप कह सकते हैं डर्मेटाइटिस। और इसी के साथ साथ आगे आप देखेंगे कि और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे यह रोग प्रायः बच्चों में मिट्टी खाने की आदत के कारण होता है। अतः बच्चों में ध्यान दीजिए, बच्चों में क्या होगा, तो आप कहेंगे कि बच्चों में शारीरिक वृद्धि मंदित हो जाती है। मानसिक विकास का मंदन, शारीरिक विकास का मंदन व मानसिक विकास का मंदन करता है। तो ये कुछ लक्षण हो जाएंगे, समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड। अब जरा देखिए कि अन्य लक्षण, ध्यान दीजिए, एक और लक्षण है, तो आप देखेंगे आंतरिक रुधिर स्राव। तो इनमें से देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सिम्टम कौन है, तो आप ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट सिम्टम वो हैं जो अन्य लक्षणों में नहीं मिलते, अन्य रोगों के केस में नहीं मिलते। तो ऐसे कौन है, तो आप देखिए, एक तो ये हो जाएगा आंतरिक रुधिर स्राव की बात करेंगे, ये हो जाएगा। दूसरा आप देखेंगे आंतरिक अवरुद्धता, इसको आप कर लेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन है। और तीसरा आप देखेंगे पेशियों में ऐंठन, ये जो आप देख रहे हैं लक्षण ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और बच्चों में मिट्टी खाने की आदत के कारण होता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। अब सवाल उठता है कि ध्यान दें
कि अन्य बातें हम लोग अगर बात करेंगे कि इसके रोग निर्धारण कैसे करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर आप कहेंगे, देखिए रोग निर्धारण की बात करेंगे तो आप कहेंगे मल परीक्षण में, बोलिए मल परीक्षण में किसकी पहचान किया जाना होगा, तो आप कहेंगे जी कि मल परीक्षण में मैमिलेटेड अंडों की पहचान करके। मैमिलेटेड अंडों की पहचान करके। मैमिलेटेड अंडों की पहचान करके ये कहानी हो जाएगी इस तरह से। अब अगली बात देखेंगे हम लोग, तो यहां पर आप देखेंगे चिकित्सा, फिर वही बात ले लेंगे पुरानी, क्या, तो आप कहेंगे इसमें कृमि रोधी औषधियों द्वारा, तो कृमि रोधी औषधियों द्वारा जैसे, तो आप देखिए यहाँ मैं कुछ एंटी हेलमिंथ या एंटी हेलमिंथिक मेडिसिन की बात कर ले रहा हूँ, आप इसको देखिए, तो आप कहेंगे अल्बेंडाजोल, पिपेराजाइन, हेक्सेल रिसोर्सिनॉल, ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, जी हाँ ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, फिर इसी के साथ साथ देखेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये कुछ मेडिसिन हैं जिनका यूज किया जाता है एस्केरियासिस के ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है ना। अब इसके बाद नंबर आएगा किसका, इस डिजीज के बाद एक और हेलमिंथिक डिजीज है जो इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है, और वो है फाइलेरिया या एलिफेंटिएसिस। ओके, तो आइए उसकी बात कर लेते हैं। फाइलेरिया या हाथी पांव, या इसे हम लोग बात करेंगे कि फाइलेरिया, फाइलेरियसिस या एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि यह कैसा रोग है, ठीक है। तो कैसा रोग है, तो सिंपली आप देखेंगे कि एक दीर्घावधि, जी हाँ आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा, क्या, दीर्घावधि, दीर्घावधि का अर्थ होता है क्रोनिक डिजीज। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रोनिक एवं अनुत्क्रमणीय। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अनुत्क्रमणीय शब्द का क्या अर्थ होता है कि जो एक बार हो जाने के बाद वापस ठीक न हो पाए, समझ रहे हैं ना। तो अनुत्क्रमणीय अर्थात इरिवर्सिबल, रोग है ऐसे। तो ये कहानी आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, ये काम आप आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखें कि इसका पैथोजन कौन है।
किसके द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है? तो आप सिंपली देखेंगे पैथोजन या रोगजनक की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें सिंपली कहेंगे वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी एवं ध्यान दें एवं वुचेरेरिया मलाई, ये दो पैथोजन मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये हैं क्या, इंसेक्ट हैं, प्रोटोजोअन हैं, वायरसेज हैं, हेलमिंथ हैं। तो आप ध्यान दीजिए ये दोनों ही होते हैं द्विपोषधीय गोल कृमि अंतःपरजीवी। अंतःपरजीवी जो मुख्यतः लसिका वाहिनियों में प्रदाह उत्पन्न करते हैं। मुख्यतः लसिका वाहिनियों व रुधिर वाहिनियों में प्रदाह उत्पन्न करके देखिए क्या करते हैं। तो सिंपली यहां पर आप देखेंगे रोगीय लक्षण उत्पन्न करते हैं। ये कहानी हो जाएगी इस तरह से। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और देखें, समझ रहे हैं ना, हम लोग एक चीज़ और देखें, क्या कहानी होगी उसको देखें। सिंपली तो देखें, अब द्विपोषधी हमने कह दिया। जब हम द्विपोषधी शब्द का यूज करते हैं, डाइजेनेटिक शब्द का यूज करते हैं, तो हमें ये बताना पड़ता है कि फिर प्राइमरी होस्ट क्या होगा। तो आप देखेंगे इनका प्राइमरी होस्ट कौन है? ह्यूमन। और सेकेंडरी होस्ट या बायोलॉजिकल वेक्टर कौन? मादा एनाफिलीज नहीं, मादा एनाफिलीज नहीं, बल्कि मादा मच्छर, ठीक है ना, होती हैं। फीमेल मॉस्किटोज। अब फीमेल मॉस्किटोज का एग्जाम्पल हम बात करेंगे, तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं फीमेल क्यूलेक्स, और हम लोग ले सकते हैं फीमेल एडीज। लेकिन मुख्य क्या होगा? मेन होगी फीमेल क्यूलेक्स, ये मेन है और यही पूछा जाता है।
फीमेल एडीज से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बट फीमेल क्यूलेक्स पूछा जाता है। लेकिन आप एनसीईआरटी में देखिएगा बच्चों तो क्लियरली आपको लिखा हुआ होगा फीमेल मॉस्किटो, वहाँ पर क्यूलेक्स नहीं दिया है। क्यों? इसीलिए क्योंकि क्यूलेक्स के अलावा भी कुछ और मच्छर की जातियां हैं जो इस रोग के वाहक के रूप में कार्य करती हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। अब सवाल उठता है कि संक्रमण की बात कर लेते हैं, तो संक्रमण कैसे होगा? तो आप ध्यान देंगे संक्रमण या जीवन चक्र या परजीवी का जीवन चक्र कर लें, परजीवी का जीवन चक्र, ये देखना होगा। तो सिंपली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग कंसीडर करें तो इसको आराम से देख सकते हैं कि कैसे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, देखेंगे कि कैसे परजीवी का जीवन चक्र होता है। तो सिंपली यहां पर आप देखिए, नर व मादा वुचेरेरिया के बीच लैंगिक संपर्क ये होगा। इसके बाद आप देखिए क्या होगा। इसके बाद मादा वुचेरेरिया बड़ी संख्या में विविपैरिटी के द्वारा, शिशुजायता के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को जन्म देती है। द्वारा शिशुजायता के माध्यम से बड़ी संख्या में शिशुजायता के माध्यम से बड़ी संख्या में किसको? तो आप कहेंगे माइक्रोफाइलेरिया लार्वा को उत्पादित करना, ये हो जाएगा। अब यही माइक्रोफाइलेरिया, ध्यान दें, मादा मच्छर के लिए संक्रामक प्रावस्थाएं हैं जो मादा मच्छर के लिए संक्रामक हैं। ये कहानी हो गई। अब सवाल उठता है कि इसके बाद क्या होगा? तो आप देखेंगे मादा मच्छर द्वारा रोगी को काटने पर मादा मच्छर में संक्रमण, काटने पर
मादा मच्छर में संक्रमण। ये हो गया। अब मादा मच्छर में अगर संक्रमण हो जा रहा है तो इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे क्या कंडीशन होगी, क्या कहानी होगी, इसको आप समझिए। तो मादा मच्छर के शरीर के भीतर 2 बार मॉल्टिंग होगी, फर्स्ट मॉल्टिंग और सेकेंड मॉल्टिंग पाई जाएगी। और इस प्रकार आप देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड मॉल्टिंग। और मॉल्टिंग का अर्थ क्या लिखवाया मैंने, पहले ही आपको बता चुका हूं, निर्मोचन। अब निर्मोचन का अर्थ क्या है कि शरीर से काइटिन की जो कठोर स्तर होता है उस या क्यूटिकल का जो कठोर आवरण होता है उस क्यूटिकल के आवरण को हटाया जाना निर्मोचन कहलाता है। क्यूटिकल के कठोर आवरण को हटा देने से जीवधारी को वृद्धि करने में सहायता मिलती है और वृद्धि करने के लिए ही मॉल्टिंग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्यूटिकल का आवरण होता है कठोर हो जाने के बाद शारीरिक वृद्धि को रोकने लगता है, उसका प्रतिरोध करने लगता है। इसीलिए वृद्धि करने के लिए समय समय पर क्यूटिकल को हटाया जाता है जिससे कि वृद्धि आगे बढ़ पाए। तो अब देखेंगे फर्स्ट मॉल्टिंग के बाद विकसित हो जाएगा द्वितीय प्रावस्था के लार्वा में, और सेकेंड मॉल्टिंग के बाद तृतीय प्रावस्था का माइक्रोफाइलेरिया लार्वा विकसित होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे सेकेंड मॉल्टिंग के बाद ये हो जाएगा क्या, तृतीय प्रावस्था का माइक्रोफाइलेरिया लार्वा जो मानव के लिए संक्रामक प्रावस्था है। आप देखेंगे जो क्या है, मनुष्य के लिए संक्रामक प्रावस्था है। अब संक्रमित मादा मच्छर द्वारा मनुष्य को काटा जाना, ध्यान दें, संक्रमित मादा मच्छर द्वारा मनुष्य को काटा जाना या मनुष्य को काटने पर बताइए क्या होगा। तो आसानी से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य में संक्रमण होगा। लार्वा, अब मनुष्य में लार्वा कौन सा, तृतीय प्रावस्था का या द्वितीय प्रावस्था का, थर्ड स्टेज का संक्रमण, ये लिखा हमने, ठीक है ना। अब इस लार्वा का क्या होगा, इस लार्वा की आप देखेंगे अंतिम मॉल्टिंग होगा, अर्थात आप देखेंगे ये हो जाएगा फोर्थ मॉल्टिंग। अब आप देखिए क्या हो रहा है, फोर्थ मॉल्टिंग कहाँ हो रहा है, मनुष्य के शरीर में। और इस फोर्थ मॉल्टिंग के द्वारा या सिंपली हम लोग कहें कि चौथा निर्मोचन, और इस चौथे निर्मोचन के द्वारा अगर हम बात करेंगे
तो देखिए क्या होगा, तो इसके लिए आप सीधा कहेंगे कि वयस्क वुचेरेरिया, देख लीजिए वयस्क वुचेरेरिया, और आप देखेंगे फिर नर एवं मादा वुचेरेरिया में लैंगिक प्रजनन होगा, तो फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस तरह से आप देखेंगे संक्रमण या परजीवी का जीवन चक्र। अब आप देख सकते हैं कि मादा मच्छर के लिए संक्रामक प्रावस्था कौन है, तो आप कहेंगे प्रथम प्रावस्था का माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, देख रहे हैं। और मनुष्य के लिए संक्रामक प्रावस्था कौन है, तो आप कहेंगे थर्ड स्टेज का जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होगा, ये संक्रामक है मानव के लिए। तो सिंपली आप देखेंगे ध्यान दें, मानव के लिए एवं दूसरा पॉइंट हम देखेंगे मच्छर के लिए। दोनों को हमें लेके चलना होगा। तो मानव के लिए कौन है, तो आप कहेंगे थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा संक्रामक है, संक्रामक प्रावस्था है, जबकि यहाँ हम बात करेंगे कि मच्छर के लिए अगर बात करते हैं तो सिंपली आप कहेंगे कि फर्स्ट स्टेज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा संक्रामक प्रावस्था है। देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, इन चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है ना? तो ये संक्रमण से रिलेटेड चीज़ें आपको समझना है। ओके, अब आगे बात करेंगे हम लोग, तो पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। तो पैथोजेनेसिस की बात करेंगे कि मानव शरीर में पहुंचने के पश्चात ये निर्मोचन करता है, और निर्मोचन करने के बाद ध्यान दें वयस्क में विकसित होकर बड़ी संख्या में माइक्रोफाइलेरिया लार्वी को उत्पादित करते हुए मनुष्य की लसिका वाहिनियों एवं रुधिर वाहिनियों में दीर्घावधि प्रदाह उत्पन्न करता है। और ध्यान दें ये प्रदाह मुख्यतः निचले पैरों या पिछले पैरों पश्चपादों की लसिका वाहिनियों एवं रुधिर वाहिनियों में अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं इससे संबंधित बातें। हाँ जी, बात करेंगे यहाँ पर कि पैथोजेनेसिस या रोगजनकता। तो यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड स्टेज माइक्रोफाइलेरिया लार्वा का मानव में संक्रमण कैसे? मच्छर काटने के माध्यम से। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे फोर्थ मॉल्टिंग के पश्चात क्या होगा? वयस्क या हम बात करें
वयस्क वुचेरेरिया, ये हो जाएगा। और आप देखेंगे कि इसके बाद क्या होगा, ये विकास हो गया इसका। और अब इसने क्या किया कि बड़ी संख्या में विविपेरिटी के द्वारा, शिशु जायता के द्वारा माइक्रोफाइलेरिया का उत्पादन करते हुए, माइक्रोफाइलेरिया को उत्पादित करके, प्रोड्यूस करके क्या करेगा, दीर्घावधि प्रदाह उत्पन्न करेगा। तो आप लिखेंगे बड़ी संख्या में शिशु जायता द्वारा माइक्रोफाइलेरिया को उत्पादित करके माइक्रोफाइलेरिया को उत्पादित करके क्या किया जाना, तो आप कहेंगे लसिका वाहिनियों व रुधिर वाहिनियों में दीर्घावधि प्रदाह मुख्यतः पश्चपादों में। जी हाँ, तो यहां पर आप देखेंगे उत्पन्न किया जाना। अब इसके कारण क्या होगा, रोगी लक्षणों का उत्पन्न होना। इससे रोगी लक्षणों का उत्पन्न होना इस तरह से। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि रोगी लक्षण क्या होते हैं, कौन कौन से रोग के लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं रोगी लक्षण। या सिम्टम्स। तो रोगी लक्षण या सिम्टम्स की बात करने पर हम यहां पर देख सकते हैं ज्वर व सिर दर्द, ध्यान दें, ये आप देखेंगे। इसके अलावा क्या, प्रभावित अंगों में दर्द, ये आरंभिक लक्षण है। इस तरह से। इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखें एक और कहानी, तो वो चीज पता चल पाएगी आपको। यहां पर देखेंगे और क्या, तो संबंधित अंगों में लसिका बहाव
अवरुद्ध हो जाने से प्लस का भाव अवरुद्ध हो जाने से क्या हो जाएगा? तो आप देखेंगे अंगों में अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का अर्थ होता है जो वापस फिर ठीक ना हो सके। अनुत्क्रमणीय सूजन उत्पन्न होने से अंगों का रूप बड़ा एवं विकृत हो जाता है। बड़ा व विकृत हो जाता है। तो ये कहानी होगी, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर सिंपली हम लोग देखें, अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे कौन से अंग, तो आप देखेंगे प्रभावित अंग कौन से हो सकते हैं? तो आप देखेंगे मुख्यतः पक्षपाद, इसके अलावा और क्या? तो आप देखेंगे बाह्य जननांग, ध्यान दीजिए, बाह्य जननांग, और इसके अलावा आप देखेंगे जैसे स्क्रोटम, और इसी के साथ साथ देखेंगे और क्या हो सकता है? अग्रपाद आदि। लेकिन मेन आप देखेंगे मेन होते हैं ये और ये। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। अग्रपादों में सामान्यतः इसका लक्षण नहीं उत्पन्न होता क्योंकि अग्रपाद ऊपर की ओर होते हैं और यहाँ की लसिका आसानी से वापस चली जाती है। तो ये कहानी है यहाँ पर। अब इसके बाद में एक चीज़ और देख लेंगे, अंगों का रूप बड़ा और विकृत हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो ये कहानी है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इनको। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी? तो रुधिर के रोग के निर्धारण के लिए रुधिर परीक्षण या ब्लड टेस्ट का। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, क्या रोग निर्धारण, तो आप कहेंगे रुधिर परीक्षण में किसका? तो माइक्रोफाइलेरिया की पहचान के द्वारा। और इसमें एक चीज़ सावधानी रखनी चाहिए, इनके जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होते हैं वो दिन के समय शरीर के गहरे भागों की ओर जाते हैं। इसीलिए आप सामान्य भागों से अगर ब्लड निकालेंगे दिन के समय तो शरीर में माइक्रोफाइलेरिया लार्वा रहेंगे लेकिन ब्लड में दिखाई नहीं देंगे। और वह माइक्रोफाइलेरिया केवल रात्रि के समय गहरी नींद में सोए होने पर शरीर के सतही भागों की रुधिर नलिकाओं में आते हैं। इसीलिए रोगी के रुधिर को परीक्षण के लिए
उसके शरीर से रात्रि में गहरी नींद में सोए हुई अवस्था में निकालना पड़ता है। तो आप देखेंगे यह रुधिर रात्रि में गहरी नींद में होने पर रोगी के शरीर से प्राप्त किया जाता है। प्राप्त किया जाता है क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि इसी समय माइक्रोफाइलेरिया लार्वा शरीर की सतही रुधिर नलिकाओं में आते हैं। ये कहानी आपको जरूर ध्यान रखनी होगी। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप देख पाएंगे। और अब बात करेंगे चिकित्सा की। तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे शरीर में, या ऐसे कहें इन्हें नष्ट करने के लिए ध्यान दें, इन्हें नष्ट करने हेतु क्या करना पड़ेगा? तो सिंपली आप देखेंगे नष्ट करने हेतु कृमिरोधी औषधि के रूप में मुख्यतः किसको? तो मुख्यतः आप ध्यान दें एल्बेंडाजोल व डाईएथाइल कार्बेमाज़ाइन नामक मेडिसिन्स का प्रयोग किया जाता है। परंतु अंगों का जो विकृत होना है वह ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है ना? इसीलिए इसे अनुत्क्रमणीय रोग कहा जाता है। तो आई थिंक आपने समझ लिया है। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है जो हेलमिंथ या कृमियों के द्वारा होने वाले रोग थे उनको। और अब बचा हुआ रोग क्या है? वो है वायरल डिजीजेज, वायरस के द्वारा होने वाले रोगों की बात की जाएगी। ठीक है ना? तो आइए उन्हें स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, बात करेंगे हम लोग अब विषाणु जनित रोग या वायरल डिजीजेज। और यहाँ एनसीईआरटी में केवल एक ही वायरल डिजीज की बात की गई है फिलहाल, तो उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आगे हम लोग और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे सामान्य जुकाम या कॉमन कोल्ड, या इसी को कहते हैं बच्चों राइनाइटिस। अर्थात
नासा गुहा का प्रदाह। प्रदाह का अर्थ इन्फ्लेमेशन होता है इंग्लिश में, और इसको हम लोग आने वाले दिनों में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आप इतना जानिए कि प्रदाह का अर्थ है कि रोगजनक और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के बीच आमना सामना होना या दोनों के बीच में लड़ाई होना। इसको बस इतना समझ लीजिए, आगे हम विस्तृत रूप से आपको समझाएंगे। तो ये हो गया। अब सवाल उठता है कि पैथोजेन कौन है, कौन कॉज करता है इस रोग को। तो सिंपली यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसका पैथोजेन है कि विषाणुओं का एक ऐसा समूह जो कि नासा मार्ग को संक्रमित करते हैं। तो आप देखेंगे, जी हाँ, राइनो वायरसेस। अब राइनो वायरसेस की बात करेंगे तो ऐसे विषाणुओं का समूह जो ऐसे विषाणुओं का समूह जो नासा मार्ग व ऊपरी श्वसन मार्ग को संक्रमित करते हैं। संक्रमण करते हैं परंतु, ध्यान दें, संक्रमण करते हैं परंतु फेफड़े में नहीं। इस तरह से आप देख पाएंगे इन चीजों को। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके बाद की कहानी क्या होगी। तो इसमें हम लोग देख पाएंगे, कहानी को समझ पाएंगे कि पहले तो इसे ठीक कर लेंगे हम लोग। ये हो जाएगा, राइनो हो जाएगा, RHINO, इस तरह से राइनो वायरसेस हो जाएंगे। अब यहां पर हम लोग देख पाएंगे कि संक्रमण कैसे होता है। तो आप देखेंगे, जी हाँ, देखिएगा बच्चों, हम संक्रमण की बात अगर कर रहे हैं तो इसमें आपको देखना होगा कि यह वायुजनित रोग है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, जो छींकने व खांसने से उत्पन्न बिंदुकों द्वारा, ध्यान दें, छींकने और खांसने से जो ड्रॉपलेट्स बाहर निकलती हैं उनके द्वारा, और ध्यान दें, रोगी की संक्रमित वस्तुओं के प्रयोग से फैलता है। ये हो गया। अब रोगी की संक्रमित वस्तुओं के प्रयोग से फैलता है, तो यहां पर हमें एक चीज और देखना होगा कि जैसे तौलिया, रिमोट, जो रिमोट कंट्रोलर होता है ना, तो आप देखेंगे, इसके अलावा आप देखेंगे दरवाजे के हत्थे,
पेन या कलम आदि। तो ये कहानी होगी। अब देखिए कि इन सामान्य डेली उपयोग, या इसके अलावा हम लोग ये भी कर सकते हैं गिलास, कप आदि, अर्थात रोजाना उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के माध्यम से ये रोग फैल रहा है। और जो रोग रोज उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के माध्यम से फैले उसे फोमाइट बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो आप लिखेंगे अतः यह एक फोमाइट बॉर्न रोग है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि फोमाइट बॉर्न डिजीज है। इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर देखेंगे कि रोग निर्धारण की कोई खास आवश्यकता इसमें नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि लक्षणों के आधार पर आसानी से रोग का निर्धारण हो जाता है। तो आप देखेंगे रोगीय लक्षण, तो आप कहेंगे हल्का ज्वर, नाक बहना, नासिकीय अवरुद्धता, या संकुलता कहते हैं इसे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे गले में खरांश, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी हो जाना, सिर दर्द, बेचैनी, देख रहे हैं ना, सिर दर्द हो गया, बेचैनी हो गया। तो ये विभिन्न लक्षण यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हल्का ज्वर है, नाक का बहना है, नासिकीय अवरुद्धता, और इसी के साथ साथ आप देखेंगे छींक आना व खांसी। तो ये कहानी है रोगीय लक्षणों की। और आप देखेंगे रोग निर्धारण की बात करें तो आप कहेंगे सिम्टम्स के आधार पर। और ध्यान दें, चिकित्सा की बात करेंगे तो इसमें आप देखेंगे ध्यान दें, बिना किसी औषधि के ही 3 से 7 दिन के भीतर यह रोग ठीक हो जाता है। सामान्यतः यह रोग बिना औषधि के ही 3 से 7 दिन के भीतर ठीक हो जाता है।
फिर भी मैं आपको बताऊं, सिट्रेजिन जैसी एंटीहिस्टामिन औषधियों का प्रयोग किया जाता है जो छींक आने एवं नासिकीय श्रावण की तीव्रता को कम कर देती हैं। समझ रहे हैं ना? तो क्या यूज करेंगे इसमें? इसमें आप एंटीहिस्टामिन औषधि के रूप में सिट्रेजिन जैसी औषधियों का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या होती हैं इसको हम लोग इम्यूनिटी पढ़ते समय विस्तृत जान पाएंगे। तो बिना दवा के भी ये 3 से 7 दिन के भीतर ही ये रोग ठीक हो जाता है। तो ये हुई बात यहाँ तक, और यहीं तक स्टोरी आपको एनसीईआरटी में है। इसके आगे कुछ और वायरल डिजीजें हैं, 2-4 आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, टेस्ट के लिए। लेकिन मैं अगले लेक्चर में आपको उन डिजीजेस की बात डिटेल में फिर से करूँगा। क्लियर? तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं बच्चों। आगे की जो बातें होंगी वो अगली क्लास में होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC, और आप लोगों को टेस्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।